So hello people, this is Achan CATV and in this video we are going to revise, we are going to do ब्रह्मास्त्र फाइल। सी MCQs वैसे ही बहुत ज़्यादा है, राइट, एंड टाइम तो है नहीं सारे MCQs को देखने का, तो बेटर है कि जो सर क्लेम कर रहे हैं कि इसमें बेहतर तरीके से आपके MCQ का क्रक्स आपको पता चल जाएगा, तो क्यों ना हम उसको इस फाइल को एक बार पढ़ लेते हैं। पहली बात ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, तो क्या बोला है कि SQC रिक्वायर करता है फर्म को कि तुम पॉलिसी एंड प्रोसीजर को स्टैब्लिश करो। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर को स्टैब्लिश करो, और पॉलिसी प्रोसीजर भी किसकी, फॉर टाइमली कंप्लीशन, कि आप टाइमली कंप्लीशन करो, ठीक है। पॉलिसी प्रोसीजर भी बना के रखो ऑफ तो टाइमली कंप्लीशन और असेंबली ऑफ फाइल्स, तो इसका भी तुम्हारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। देखो एक अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट तो कितनी होती है, 60 दिन। ऑडिट रिपोर्ट के इशू होने के 60 दिन में कंप्लीट कर दो, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कर दो। यही अगर आप पीयर रिव्यू में देखोगे तो पीयर रिव्यू में 15 दिन है, तो सारी असेंबली कर लो ऑडिट फाइल के 60 दिन के अंदर। और जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसको तो 7 साल तक मेंटेन करना, और ओनरशिप किसकी रहेगी, ऑडिटर की रहेगी, सबको पता है। अब कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज टू इंटरनल कंट्रोल टू TCWG विद मैनेजमेंट, तो ये लिस्टेड एंटिटी के लिए अप्लीकेबल है। लिस्टेड एंटिटी में क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल जो है हम TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले कम्युनिकेट कर दो, ठीक है। पर इधर अनलिस्टेड एंटिटी में क्या बोल के रखा है कि विदिन 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के 60 दिन के अंदर। एक तो है अप्रूवल डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के पहले, और दूसरा बोल रहा है कि 60 दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, ठीक है। हमको तो पॉइंट याद रखने हैं, ऐसे एग्जाम में आ जाए तो ठीक है। तो लिस्टेड अनलिस्टेड का ये फ़र्क है। बोल सकते हैं कि लिस्टेड एंटिटी जल्दी काम करना रहेगा, तो अप्रूवल डेट के पहले ही इनसे जो है कम्युनिकेट की बात कर ली, और 60 दिन वाला अनलिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में लिमिटेड अनलिमिटेड दिखे तो आप ध्यान रखना। फिर ऐसे 299 आता है जॉइंट ऑडिटर का, राइट, कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है जॉइंट ऑडिटर में तो सेपरेट रिपोर्ट इशू कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है रेफरेंस भी दे दो अदर ऑडिट रिपोर्ट का, कि ये जो है रेफरेंस अदर ऑडिट रिपोर्ट का दोगे, क्या बताओगे कि ये सेपरेट रिपोर्ट है और दूसरी ऑडिट रिपोर्ट आपको देखना है, तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर में आप बता दोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के एम्फेसिस ऑफ मैटर में ये बता देना कि देखो अदर ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हुई है इस मैटर पे। फिर बात आती है ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी का एग्जिस्टेंस कन्फर्म करना है तो आप डायरेक्ट कन्फर्मेशन करो, डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई करो। असर्शन कुछ ऐसे होते हैं कि आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट। बुलाया गया है कि जो रेस्ट ऑफ असर्शन है, बचे हुए जो असर्शन है, जो भी तुम असर्शन लगाते हो वो इनडायरेक्टली भी आप लगा सकते हो, ठीक है। पर जब आपको एग्जिस्टेंस कंफर्म करना है किसी का, तो ऐसे कैसे आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाओ, तो आप डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाओ। आप ऐसे इनडायरेक्ट कंफर्मेशन पे वो भरोसा नहीं रख सकते, मतलब असर्शन इधर डायरेक्ट लग जाएगा। पर रही बात ऐसे 505 की एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, तो क्या बोला है कि ऑडिटर को तो जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो एक्सेप्शंस है, और डिटरमाइन करना चाहिए कि क्या जो एक्सेप्शंस है वो क्या इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये आपको 505 में याद आ रहा होगा कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एक्सेप्शन बहुत होती है, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिप्लाई तो तभी देंगे जब जो है आप एग्री करते हो, तो सॉरी आप डिसएग्री करते हो तो इन्फॉर्मेशन मिलती है तब, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस नोटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो नेगेटिव कंफर्मेशन में जो है जो रिस्पॉन्स में जो भी जो एक्सेप्शंस है, तो मिस स्टेटमेंट के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो अगर मेरे को एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो देखो मेरे को एक्सेप्शंस इन्वेस्टिगेट करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेप्शंस है वो इंडिकेटिव है मिस स्टेटमेंट के। अब मेरे को एक्सेप्शन मिल भी गए, तो मिल गए हैं, तो ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड बाय ऐसे 240 टू इवेल्युएट कि ये जो मिस स्टेटमेंट है क्या ये फ्रॉड को इवेल्युएट कर रहा है कि नहीं, क्या ये फ्रॉड को इंडिकेट कर रहा है क्या, राइट। तो आप इसके थ्रू जो है एक्सेप्शंस को इवेल्युएट करके आप मिस स्टेटमेंट पता कर सकते हो, और फिर ठीक है आप इवेल्युएट करोगे मिस स्टेटमेंट को, तो जो है आप ये देख सकते हो कि फ्रॉड है कि नहीं है। तो जो एक्सेप्शंस है वो एक प्रोवाइड करता है आपको गाइड टू क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम सिमिलर कन्फर्मिंग पार्टीज़, ठीक है। जो एक्सेप्शंस है वो इंडिकेट ये भी करता है कि डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, राइट। पर कुछ एक्सेप्शंस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते मिस स्टेटमेंट। जरूरी थोड़ा है कि हर एक्सेप्शन मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट करे, नहीं करते कुछ एक्सेप्शन मिस स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल भैया एक्सेप्शन कैसे अराइज हुआ, एक्सेप्शन अराइज हुआ ड्यू टू टाइमिंग मेजरमेंट, ठीक है। अगर एक्सेप्शन अराइज हुआ ड्यू टू टाइमिंग मेजरमेंट या एक्सेप्शन में क्लैरिकल एरर है, ठीक है, ये 2 पॉइंट ही आप याद रखो कि टाइमिंग मेजरमेंट से अराइज हुआ या क्लैरिकल एरर से हुआ, तो ऐसे हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मिस स्टेटमेंट है। और फिर अपन ने पढ़ा है कि कुछ रिलेशनशिप होती है जो इंडिकेट करता है कि यार नहीं इधर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, नहीं इधर तो कंट्रोल दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली आप इक्विटी होल्ड कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी होल्डिंग है, और चलो ठीक है इक्विटी होल्डिंग या अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मेरा एंटिटी में है, या तो ऐसा है कि एंटिटी की होल्डिंग वही होल्डिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विटी की,
और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट की किधर है, अदर में। तो मेरा एंटिटी में है, एंटिटी का किसी दूसरे में है। जो है पर्सन बीइंग पार्ट ऑफ दोस्त टीसीडब्ल्यूजी के पार्ट है, हम तो केएमपी का पार्ट है। तो हम उन मेंबर्स में से आते हैं उस कंपनी के जिनको अथॉरिटी है, ठीक है, और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटी में। तो दिख ही रहा है कि रिलेटेड पार्टी है। अगर आप किसी कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी का पार्ट हो तो ऑब्वियसली बात है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका। जब आप गवर्नेंस में ही पार्ट हो तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ना। जब नाम में ही गवर्नेंस है तो इन्फ्लुएंस में तो हो ही ना, आप कंट्रोल में तो हो ही। तो अगर जो है टीसीडब्ल्यूजी जो है, 1 सेकेंड, तो क्या आप टीसीडब्ल्यूजी के पार्ट हो तो बीइंग अ क्लोज फैमिली मेम्बर, तो जो पर्सन टीसीडब्ल्यूजी के पार्ट है तो उसके क्लोज फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं। तो देखो रिलेटेड पार्टी में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, आप टीसीडब्ल्यूजी का पार्ट हो तो जो टीसीडब्ल्यूजी का पार्ट है उसके रिलेटिव क्लोज फैमिली मेम्बर भी हो जाते हैं ना रिलेटेड पार्टी। चलो 570 गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। 570 में होता क्या है कि जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करता है। क्या इवेल्युएट करता है कि मैनेजमेंट असेसमेंट, कि मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट असेसमेंट करता है अपनी ही एंटिटी की एबिलिटी का कि वो गोइंग कंसर्न में कंटिन्यू है कि नहीं, कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। तो मेरा काम है इवेल्युएट करना कि तुमने जो असेसमेंट करा है ना ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। पर अगर मैनेजमेंट का असेसमेंट लेस देन 12 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, लेस देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या करें। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट से कि देखो ऐसा करो, अपने असेसमेंट के पीरियड को ही बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि ऐसा करो ना, आपने जितना असेसमेंट पीरियड लिखा है तो ऐसा करो एक्सटेंड कर दो अपना असेसमेंट पीरियड को फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, ठीक है, एक्सटेंड करो टू एटलीस्ट 12 मंथ। मतलब कि सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का असेसमेंट टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न लेस देन 12 मंथ है। जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है लेस देन 12 मंथ का किया तो हम बोलेंगे भाई 12 महीने का तो रख। तो देयरफॉर ऑडिटर शेल ऑब्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फॉर 12 मंथ। क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फॉर 12 मंथ फ्रॉम द ईयर एंड डेट, ठीक है। तो ऑडिटर जो है ऑब्टेन करता है फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर 12 मंथ का फ्रॉम द ईयर एंड डेट। फिर 701 अपना की ऑडिट मैटर आता है, तो वो तो मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी में, ठीक है। पर वो बोल रहे हैं कि हाउएवर एज देयर आर नो की ऑडिट मैटर अदर देन मैटर टू बी डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। मतलब कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है इसके अलावा जो मैटर डिस्क्राइब्ड होगा ना बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। देखो जो मैटर है वो मैटर डिस्क्राइब किधर होगा, बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। किसी मैटर जो है वो उस मैटर के बेसिस पे एडवर्स ओपिनियन हुआ है तो उस मैटर को डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा, तो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में होगा, ठीक है। तो लिस्टेड एंटिटी को जो केएम पेरा में लिखना पड़ेगा, फिर भी लिस्टेड एंटिटी को केएम पेरा में लिखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में बताया है, वी हैव डिटरमाइंड डेट, हमने ये पता करा है कि कोई अदर की ऑडिट मैटर नहीं है। फिर आती है 700, ठीक है, एज पर 700, ठीक है। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तो जो मिसस्टेटमेंट में डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पॉसिबल इफेक्ट। और अगर कुछ भी मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है, तो जो है कुछ मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो मटेरियल और परवेसिव दोनों हो सकता है। और मियरली क्वालिफिकेशन शो करना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उसकी सीरियसनेस को, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को। तो बेटर है कि विड्रॉ कर लो ऑडिट, क्योंकि आप ऐसे मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। और देखो एक तो मिसस्टेटमेंट तुम्हारे अनडिटेक्टेड है, ठीक है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को। सॉरी, मिसस्टेटमेंट तुम्हारे अनडिटेक्टेड है, मटेरियल है, परवेसिव है, उसका भी इफेक्ट हुआ है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, है वो मटेरियल और परवेसिव। वो क्वालिफिकेशन से ग्रेविटी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी यार, मैं ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को नहीं बता पाऊंगा। तो बेटर है कि ऑडिट से विड्रॉ कर लो, ठीक है। और इन केस अगर ऑडिट रिपोर्ट अगर वो प्रैक्टिसेबल नहीं है, विड्रॉल ऑडिट नहीं प्रैक्टिसेबल है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, ठीक है, तो ये आप जो है मैटर को रिपोर्ट कर दो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि देखो ऐसी सिचुएशन है, मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड है, पर वो फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल एंड परवेसिव तरीके से फुल टू अफेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे 610 ये बोलता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना उनसे हम उम्मीद करते हैं कि जो परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर, ठीक है, तो जैसी जो है रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट उसके हिसाब से ही प्रोसीजर करेंगे। और 610 क्या बोलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो रिव्यू कर सकता है, रिव्यू कर लेता है इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिव्यू कर सकता है और इनफैक्ट वर्किंग पेपर को भी रिव्यू कर सकता है। पर यार अगर वो अलाउ करे तो अगर रिव्यू करना है, क्या लिखा हुआ है, अगर तेरे को रिव्यू करना है इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस, तो क्या लिखा है, रिव्यू इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस वर्क प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस, तो इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस वर्क प्रोग्राम, उसके वर्क प्रोग्राम को अगर तेरे को रिव्यू करना है, इनफैक्ट तेरे को वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है तो ठीक। पर अब बोले कि तू को अब जो है डिटेल्ड वर्किंग पेपर चाहिए, अगर डिटेल्ड वर्किंग पेपर अगर आपको चाहिए फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर तो वही वो अलाउड नहीं है। अब इसमें भी ऐसा है कि डिटेल्ड वर्किंग पेपर जो है इंटरनल ऑडिटर से अलाउड नहीं है। अगर देखो
अगर इंटर ऑडिटर ने मना किया तो अलाउड नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि वर्किंग पेपर आप ले सकते हो अगर वो अलाउ करे तो। और फर्दर ऐसी बात ऐसा 310 भी करता है कि जो ओनरशिप वो कस्टडी होती है ना, वो इंटरनल ऑडिट वर्क की, जो इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर्स की, तो जब इंटरनल ऑडिट करा है, वर्क पेपर्स कुछ बने हैं, इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर्स जो है वो इंटरनल ऑडिटर के पास ही रहती है। फिर कुछ पॉइंट है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 500, अब 500 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 500, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देनी पड़ेगी, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देनी पड़ेगी। तो जो मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है, सुन लो, मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है वो एंटिटी को रिपोर्ट दे, समझ में आता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी दे, ठीक है। और फर्दर देखो, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो भी क्या हुआ, ऑडिटर तो इवेल्युएट कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी तो करेगा उसका इवेल्युएट, ठीक है, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग तो लेगा, ठीक है। अब भले ही तुम रिपोर्ट सबमिट करो या नहीं करो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट तुम भले ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नहीं सबमिट करो, पर उसकी तो जिम्मेदारी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, उसको तो इवेल्युएट करना पड़ेगा कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, तो ये तो करना ही पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव उसको रिपोर्ट जो है मिली ही नहीं मिली, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तो उसको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हमको पढ़नी है। ऐसे 210 जो है ना वो मैंडेट नहीं करता, क्या मैंडेट नहीं करता कि ऑडिट फीस के रिस्पेक्ट में आप एक क्लॉज जो है इंगेजमेंट लेटर में डालो, ऐसी कोई बात नहीं करता है। तो इंगेजमेंट लेटर पे आप साइन कर सकते हो विदाउट फीस क्लॉज, बिना फीस क्लॉज के भी आप साइन तो कर सकते हो। तो ऐसे 210 में बोलता है कि आप जो है साइन कर सकते हो न्यू इंगेजमेंट लेटर फॉर ईच ऑडिट, हर ऑडिट के आप न्यू इंगेजमेंट लेटर साइन कर सकते हो। तो लेटर बिना क्लॉज के हो सकता है फीस के, और साइन करो न्यू इंगेजमेंट लेटर फॉर ईच ऑडिट। फिर ऐसे 220 बोलता है कि जो टेक्निकल रिव्यूअर होते हैं तो वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के मेंबर नहीं होते, तो जो टेक्निकल रिव्यूअर होते हैं वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के मेंबर नहीं होते, और इनफैक्ट वो सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कमेटी इनके मेंबर नहीं होते, वो टेक्निकल रिव्यूअर किसी के भी मेंबर नहीं होते, राइट। और ऐसे 250 में बोलते हैं कि जो ऑडिटर को है 2 कंप्लायंस ऑफ लॉज चेक करने पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इंटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट। तो इफेक्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका इफेक्ट मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर पे। तो जैसे कि टैक्स एंड लेवल लॉस है वो इधर आ जाते हैं, तो क्योंकि इनका डायरेक्ट इफेक्ट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट। अब जब किसी का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, ठीक है, पर वो जो है कंप्लायंस करना वो फंडामेंटल है टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, वो तो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये फंडामेंटल है करना, मतलब कि एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, तो ये लॉ का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये फंडामेंटल है। ऑपरेटिंग एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फंडामेंटल है। तो देखो, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है पर है फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल है, ठीक है। फिर फंडामेंटल है टू एन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द इट्स बिजनेस के कंटिन्यूएशन में जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर पे इतना इफेक्ट नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है डिटर्मिनेशन अमाउंट एंड डिस्क्लोजर में, पर फिर भी देखो कंप्लायंस तो करना पड़ेगा क्योंकि है वो फंडामेंटल, राइट। और टू अवॉइड मटेरियल पेनल्टी की भैया नहीं यार, अगर आपने नहीं कंप्लायंस करा तो मटेरियल पेनल्टी लग जाएगी, तो मटेरियल पेनल्टी से अवॉइड करने के लिए तो देखो उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है मटेरियल अमाउंट में, पर जो है कंप्लायंस नहीं करा तो भैया तुमको पेनल्टी तो अच्छी खासी लग जाएगी, तो 250 में वो भी कवर है, राइट। फिर 710 की बात आती है जिसमें कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात होती है, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग फिगर्स जो होते हैं वो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है। अगर ऑडिटर को ऑप्टेन होता है ऑडिट एविडेंस जो है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कि जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और जिसके रिस्पेक्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उस टाइम अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करा था कि हे मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ऑडिट ओपिनियन अनमॉडिफाइड था, तो ऐसे केस में क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन तो आपको इशू करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग फिगर्स जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो, तो अगर आपने वो जो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, जो मिस स्टेटमेंट को अगर डील नहीं हुआ है तो भैया आप तो अभी क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दो, तो क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट दे दो ऑन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स। अब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थे ना मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अब उस समय तो तुमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करा, नहीं करना था तुमको, पर तुमने करा अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू, तो तुमने जब अगर सब सही बताया है तो इसका तो ये थोड़ा ना कि करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करस्पॉन्डिंग फिगर के रिस्पेक्ट में अभी भी मैं सही बोलूँगा, ठीक है, मैं एडवर्स ओपिनियन इशू कर सकता हूँ उसके रिस्पेक्ट में। फिर ऐसे 315 की कुछ बात आती है, वो जो बोलते हैं कि जो एंटिटी का सिस्टम है ना इंटरनल कंट्रोल का, उसमें कुछ मैनुअल एलिमेंट है, राइट, उसमें मैनुअल एलिमेंट है और ऑटोमेटेड एलिमेंट भी है, मैनुअल एलिमेंट के साथ ऑटोमेटेड एलिमेंट भी है, ठीक है। और जो मैनुअल एलिमेंट हो या ऑटोमेटेड एलिमेंट हो वो तो रेलेवेंट है ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट के लिए। तो जो इंटरनल कंट्रोल में कोई से भी एलिमेंट हो, देखो सिंपल से है तो इंटरनल कंट्रोल ना, वो मैनुअल एलिमेंट हो या ऑटोमेटेड एलिमेंट हो, वो ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसके लिए रेलेवेंट है। तो जब कंट्रोल रेलेवेंट है, भले वो मैनुअल हो या ऑटोमेटेड हो, तो ठीक है, तो आप टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल करो क्योंकि सारे टाइप ऑफ कंट्रोल कवर है इसमें।
और वो अगर एलिमेंट जो है रेलेवेंट है ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, ठीक है, तो दोज कंट्रोल कैन बी सेड टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो ये बोला गया है कि अगर देखो कोई से जो एलिमेंट्स है मैनुअल हो या जो ऑटोमेटेड हो, तो अगर वो रिस्क असेसमेंट में और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। इसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवली से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवली से कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब ऐसे 705 क्या बोलता है कि जो ऑडिटर है उसको एडवर्स ओपिनियन दे देना चाहिए व्हेन ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। तो उसने ऑब्टेन करे है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके बाद भी वो कंक्लूड करता है कि जो मिसस्टेटमेंट है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, इंडिविजुअली या एग्रीगेट में वो मटेरियल एंड परवेसिव है, ठीक है। और अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली अगर क्वालिफाइड ही देगा, पर मिसस्टेटमेंट जब मटेरियल एंड परवेसिव है तो फिर वो देगा, तो वो एडवर्स ओपिनियन देगा, राइट। फिर बात आती है कुछ डिटेक्शन रिस्क की, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क, तो डिटेक्शन रिस्क जो होता है वो फॉर्म करता है रेसिडुअल, डिटेक्शन रिस्क फॉर्म रेसिडुअल रिस्क जो है, तो डिटेक्शन रिस्क जो फॉर्म करता है रेसिडुअल रिस्क, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को कंसीडरेशन में लेने के बाद, तो आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओवरऑल ऑडिट रिस्क, तो आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क, ठीक है, और इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क का ओवरऑल ऑडिट रिस्क, ठीक है, जो ऑडिटर विलिंग टू एक्सेप्ट है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर ऑडिटर असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क अगर हाई रहता है, जो अगर इनहेरेंट रिस्क की हाई है, ठीक है, कंट्रोल रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाने की रिस्क की हाई है, तो डिटेक्शन रिस्क ऐसे केस में सेटल लोअर लेवल, ठीक है। तो अगर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क हाई है तो डिटेक्शन रिस्क जो है लोअर लेवल पर सेट करो टू कीप ऑडिट रिस्क एट रीजनेबल लेवल। और वो ही बोल रहे हैं कन्वर्सली अगर ऑडिटर बिलीव करता है कि जो इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क है इंगेजमेंट का वो लो है, तो ऐसे कैसे डिटेक्शन रिस्क को बोलते हैं कि आप हाई लेवल पर रख लो, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, हैंस द जो एक्सेप्टेबल लेवल है ना डिटेक्शन रिस्क का, उसका बियर्स इनवर्स रिलेशनशिप टू द असेस्ड रिस्क, मतलब जो आपको लग रहा है इनवर्स रिलेशन है टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। जब आपको लग रहा है कि असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जैसे ज़्यादा है तो आप जो है लेवल जो है वो नीचे रख लो, तो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क आप नीचे रख लो, ठीक है। और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो ऐसे केस में नीचे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो ऐसे केस में ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने 17 पॉइंट कवर किए हैं, बचे हुए पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।